तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। ये है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि एक डेरिवेटिव्स के अंदर ही आता है। एफआरए पढ़ दिया था, अब नेक्स्ट है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा टाइप का डेरिवेटिव है जहाँ पे एक पार्टी ना दूसरे पार्टी को एक राइट देता है कि हम खरीद सके। एग्जाम्पल से देखते हैं, मिस्टर ए हैं, वो एक राइट बाई करते हैं मिस्टर बी से, एक की कोई भी चीज़ खरीदना है कि एक्स लिमिटेड बाई अ राइट टू परचेज शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड। मतलब मिस्टर ए जो है वो एक राइट बैक किया मिस्टर बी से कि एक्स लिमिटेड का शेयर्स हम 240 रुपये में खरीदेंगे। अब एक डेट कर दिया कि इस दिन पे खरीदेंगे। अब उस दिन पे ऑप्शन अगर है तो उस दिन को खरीद सकते भी है, नहीं भी। ये जो राइट है वो एक्सरसाइज कर भी सकते हैं, नहीं भी। देखिए, राइट खरीदने का ऑप्शन है खरीद सकते हैं और नहीं भी। और पर इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो राइट बेच रहे हैं, मतलब जो ऑप्शन सेलर होता है, ये ऑप्शन बायर, ये ऑप्शन सेलर, उसके पास नहीं है ऑब्लिगेशन, उसको देना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर मांग लिया कि नहीं भाई दो हमको शेयर, तो उसको देना ही पड़ेगा। इसके पास ऑब्लिगेशन है कि अगर मिस्टर खरीदे तो बेचना ही पड़ेगा, चाहे वो उस समय मार्केट में भले ही 2000 का चल रहा हो, फिर भी आपको 240 ही में देना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे वही है, द पार्टी हैविंग राइट अंडर कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज ऑप्शन बायर। इसको कहते हैं ऑप्शन बायर मिस्टर ए को, और जो सेल करेगा उसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन सेलर या फिर ऑप्शन राइटर। अब ऑप्शन बायर हैज़ टू पे। अब ऑप्शन बायर जो ये एक राइट खरीद रहा है ना, इसके लिए भी उसको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कि कुछ राइट खरीद लिखा है ऑप्शन में हैज़ टू पे सम कंपनसेशन टू ऑप्शन सेलर फॉर एक्वायरिंग राइट। और इसको कहता है ऑप्शन प्रीमियम। जब ऑप्शन प्राइस हुआ है इस निकालने के लिए बात किया जाए कि ऑप्शन प्राइस क्या हो, तो ये मतलब ऑप्शन प्रीमियम ही निकालने के लिए बोला जाता है। ये कौन कौन से टाइप का ऑप्शन होता है वो है, एक है कॉल ऑप्शन और एक है पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन रहता है मतलब राइट टू बाई, मतलब है कि हम कुछ चीज़ खरीदेंगे। जैसे मिस्टर ए बोला कि हम आपसे 2 महीना बाद एक्स लिमिटेड का शेयर खरीदेंगे, ये राइट टू बाई, इसको कहते हैं कॉल ऑप्शन। वेन एवर एनी पर्सन हैविंग राइट टू बाई समथिंग। अब बाई समथिंग मतलब क्या आता है? अंडरलाइंग एसेट। हम अंडरलाइंग एसेट खरीदने के लिए जब हम बोले 2 महीना बाद हम आपसे घर खरीदेंगे, तो वो अंडरलाइंग एसेट हो गया उसका एट अ पर्टिकुलर प्राइस, तो बाई। अब पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल, मतलब बोले हम 2 महीना बाद आपको एक चीज़ बेचेंगे, ठीक। अगर हम बेचने के लिए हम राइट एक्सेस कर दे तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। वो आप पे नहीं कि आप खरीदोगे कि नहीं, हम मेरे पे है कि हम बेचेंगे। तो ये पुट, भले ही हम राइट टू सेल बनाए, पुट ऑप्शन है और हम बेच रहे हैं, फिर भी हमको ऑप्शन बायर बोला जाए तो कि हम राइट खरीदे हैं। वो जो राइट खरीदे हम किसी और से, तो इसलिए हम ऑप्शन बायर होंगे, इवन तो हम पुट ऑप्शन यूज़ कर रहे हैं। ये हमेशा रखिएगा दिमाग में। देखिए यहाँ पे पुट ऑप्शन बाय, देखिए ऑप्शन बायर ऑप्शन खरीदता है, इधर कैन बी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। हाँ, ऑप्शन बायर जो होता है वो, जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन बायर मतलब वो ऑप्शन खरीदता है। वो ज़रूरी नहीं कि वो सेल कर रहा है, राइट टू बाई ले रहा है या राइट टू सेल ले रहा है, बट वो ऑप्शन बायर अगर होगा, अगर वो ऑप्शन का राइट खरीदता है तो वो ऑप्शन बायर कहलाता है। द प्राइस एट विच अंडरलाइंग एसेट कैन बी सोल्ड बाय द ऑप्शन बायर इज नोन एज स्ट्राइक प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस। जिस प्राइस में उनको फिक्स किया कि जैसे वहाँ पे था पिछले एग्जाम्पल में कि 240 रुपये पर शेयर में मिले, तो वो प्राइस फिक्स कर दिया, तो उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस या फिर एक्सरसाइज प्राइस। अब ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट का स्टाइल क्या क्या होता है? तो 2 टाइप का होता है, अमेरिकन स्टाइल, यूरोपियन स्टाइल। अब क्या होता है, अगर देखिए अमेरिकन स्टाइल में क्या है कि समझ लीजिए एक कॉन्ट्रैक्ट में हम उसे इस डेट पे 1 जनवरी में और एक्सपायर हो रहा है 31 जनवरी में। अब हम इस बीच में कहीं पे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, कैन बी एक्सरसाइज और नॉट इन एनी टाइम बिफोर एक्सपायरी डेट, कभी भी हम उसको ले सकते हैं। लिखा है इफ़ एनी अमेरिकन स्टाइल में इफ अंडर एनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर कैन एक्सरसाइज इट्स राइट इन ऑन एनी डे ड्यूरिंग द पीरियड, कभी भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली हम लोग जिससे पढ़ते भी नहीं आता, यहाँ पे इंडिया में भी यूज़ नहीं होता। यूरोपियन स्टाइल का क्या है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए ना, तो अब एक्सपायरी डेट पे ही आपके पास डिसीजन है कि आप वो लोगे कि नहीं लोगे। अगर एनी डे वाला अगर हो गया तो आप तो देखते रहोगे मार्केट को, अगर एनी डे वाला हो गया मोस्टली सेलर को लॉस ही होने का ज़्यादा चांसेस रहेगा। बट यहाँ पे 50-50 टाइम ऑफ हो जाता है कि भाई सेलर का तो लॉस हुआ है तो गेन होगा। तो यूरोपियन सेल में होता है इफ़ अंडर एनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर कैन एक्सरसाइज एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड ही कर सकता है, बीच में कभी नहीं, वो एंड होगा उसी दिन वो एक्सरसाइज कर सकता है कि आपको खरीदना है कि नहीं। अब ऑप्शन प्रीमियम के बारे में बात करेंगे, जो मैंने पहले ही बात किया था। ये है कंपनसेशन पेड बाय ऑप्शन बायर टू ऑप्शन सेलर। जैसे मिस्टर ए हैं, मिस्टर बायर थे, ऑप्शन बायर, ये ऑप्शन सेलर है। इन्होंने प्राइस 3000 ऑफ सम अंडरलाइंग एसेट खरीदेगा, स्ट्राइक प्राइस हो गया 3000 का। अभी स्पॉट प्राइस चल रहा है 3200 का, ठीक। अब यहाँ पे बताता हूँ, 3200 का स्पॉट प्राइस मतलब अभी के टाइम पे प्राइस चल रहा है वो अंडरलाइंग एसेट का 3200। मिस्टर ए जो ऑप्शन बाय कर रहा है वो बोला कि हम
3000 में वो खरीदेंगे कुछ महीने बाद, तो 3000 तो स्ट्राइक प्राइस हो गया। अभी के टाइम पे 3200 चल रहा है, ठीक। अब प्रीमियम लिया है 500 रुपये, मतलब ये जो राइट था मिस्टर पी बेचा बेचने को, इसके लिए 500 रुपये चार्ज किया। अब हम ये 500 का बताएंगे कि कैसे 500 चार्ज किया, पहले दिखाते हैं। 500 को दो चीज़ में डिवाइड कर देंगे, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक है टाइम वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, हम बाई करेंगे आपसे 3000 में आफ्टर फ्यूचर डे। अभी तो 3200 चल रहा है ना, तो 200 रुपये का तो सेलर को लॉस हो रहा था, तो इस 200 को रिकवर कर देगा वो, इसलिए इस 200 को यहाँ पे चार्ज किया। इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। बाई कंपेयरिंग स्पॉट प्राइस एंड स्ट्राइक प्राइस बन, मतलब 300 का था, 300,200 तो 200 रुपया तो कम में बेचना पड़ रहा था, इसलिए अभी 200 रुपये चार्ज कर लिया अभी प्रीमियम के रूप में। अब टाइम वैल्यू क्या है, अब घर बढ़ा ये, अब तो सेलर को सोचना पड़ेगा ना, मतलब वो 2 या 3 महीने जब भी वो एक्सरसाइज करने का पीरियड हो, तब तक वो सेलर सोचेगा कि अरे ये खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा कि नहीं, एक टेंशन बना रहेगा। तो इसीलिए वो टेंशन को मिटाने के लिए 300 रुपये और चार्ज करेगा। लिखा है एज 3 मंथ्स तक सेलर को परेशानी रहेगा कि ये राइट यूज़ होगा या नहीं, तो सेलर भी चार्ज दिस एज इस टाइम, उसका टाइम भी जा रहा है ना इतना सोचने में भी कि भाई होगा कि नहीं, वो किसी को राइट बेच के रखा है, तो उसका चार्ज है 300 रुपये, तो 300 उसका चार्ज करेंगे। एक एग्जांपल है उसमें देख लेते हैं, इसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, इसको कहते हैं टाइम वैल्यू, जो कि प्रीमियम को 2 हिस्सों में बांटता है, मतलब प्रीमियम 2 हिस्सों में बांटता है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। एक एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल है कि स्पॉट प्राइस 2,240 का, मतलब अभी के टाइम पे जो भी अंडरलाइंग एसेट का प्राइस है 240, स्ट्राइक प्राइस देखा गया 220 का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बना कि हम कभी भी फ्यूचर में 220 का खरीदेंगे। टाइप क्या है, कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाई, मतलब खरीदने का बना, हम आपसे कुछ महीना बाद 220 में खरीदेंगे, जो कि अभी जिसका प्राइस चल रहा है 240, प्रीमियम 25 रुपया पे किया। अब हमको पता करना है कि आई भी कितना है और इंट्रिंसिक वैल्यू टाइम वैल्यू कितना है। देखिए 25 चार्ज किया, अभी का टाइम पे 240 हो रहा है, फ्यूचर में 220 ही का बेचना पड़ेगा, तो ये 20 रुपया तो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, तो 20 रुपये इंट्रिंसिक ले लिया और 25 चार्ज करा, तो बाकी बचा टाइम वैल्यू ले लिया, हो गया। नेक्स्ट अब ऐसे देखते हैं, यहाँ पे लिखा है कॉल ऑप्शन प्रीमियम 40 दिया है, पुट ऑप्शन है मतलब राइट टू सेल। अब स्ट्राइक प्राइस दिया है 320 का, स्पॉट है 3, मतलब अगर अभी हम किसी को बेचेंगे मार्केट में, अगर अभी हम बेचें तो 330 मिलेगा, बट अगर हम आपसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि अब 320 ही का बेचने के लिए, तो अब आई और टी बनाना है। अब देखा जाए तो देखिए आई भी तो कुछ होगा नहीं, क्यों आई भी कुछ नहीं होगा। अब पहले क्या था, स्पॉट प्राइस 330 चलता था, बट मतलब अगर अभी हम किसी को बाहर बेचें तो 330 में बेच सकते हैं। अब आपको बाद में बेचेंगे तो आप 320 ही में आप मतलब जो ऑप्शन बाहर उसका लॉस ही हो रहा है काइंड ऑफ। यहाँ पे 10 रुपये का, पहले यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर कॉल ऑप्शन था, अब 240 में अगर ख़रीद सकता था मार्केट में, पर 220 में ख़रीद सकता है, उससे तो फ़ायदा था अभी ऑप्शन बाहर का, पर यहाँ पे तो लॉस हो रहा है उसका ऑप्शन बाहर का स्पॉट प्राइस से। अभी बेचेगा बाहर में तो 330 मिलेगा, 3 महीना बाद बेचेगा 320, तो इंट्रिंसिक वैल्यू तो उसका कुछ है नहीं, तो यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ बायर आएगा ही नहीं। हाँ यहाँ पे अब देखिए, अब स्पॉट प्राइस उस समय समझ लीजिए 3 महीना बाद का आप समझ लीजिए, 3 महीना बाद स्पॉट प्राइस 330 चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस लिए थे हम 320 का, तो हम क्यों जाएंगे ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अपना वो राइट को क्यों हम यूज़ करेंगे, राइट यूज़ करेगा ही नहीं ऑप्शन बायर, उसको बाहर ही 330 मिल जा रहा है, इसमें बेचने का तो 320 मिल जा रहा था, तो इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा, बाकी जो भी बचा वो टाइम वैल्यू हो जाएगा। और एग्जांपल है ये छोटा सा स्पीड में देखने के लिए कि यहाँ पे आई और टी निकालना है, स्पॉट प्राइस दिया हुआ है, स्ट्राइक प्राइस दिया है, ऑप्शन प्रीमियम दिया है, और दिया है कौन सा टाइप का है, तो पहला है कॉल ऑप्शन। कॉल मतलब राइट टू सेल, राइट टू बाई, तो स्पॉट प्राइस हुआ है 120 का, स्ट्राइक प्राइस हुआ है 110 का, 12 रुपये। अब से एक्स्ट्रा हम अगर बाई कर रहे हैं ना, फ़ायदा में हो रहा है, तो 10 रुपये का तो इंट्रिंसिक वैल्यू, 2 रुपये का टाइम वैल्यू। फिर वहाँ पे देखिए स्पॉट प्राइस 140 का ही है, बाई करने के बाहर में 140 ही मिलेगा, बट स्ट्राइक पे में कॉन्ट्रैक्ट में 160 का कॉन्ट्रैक्ट, तो हम कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे, तो इंट्रिंसिक वैल्यू 0 हो गया, पूरा का पूरा टाइम वैल्यू। फिर यहाँ पे देखिए स्पॉट प्राइस 100 चल रहा है, ये पुट ऑप्शन है, बट और 90 चल रहा है स्ट्राइक प्राइस, मतलब अगर हम बाहर बेचेंगे हमको 100 मिलेगा, अब स्ट्राइक प्राइस में बेचेंगे तो 90 मिल रहा है, तो बायर को लॉस ही हो रहा है, तो बायर एक्सरसाइज ही नहीं करेगा अपना ऑप्शन, तो ये 12 का 12 पूरा टाइम वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बाहर सेल कर रहे भी पुट ऑप्शन है, बाहर सेल कर रहे 110 मिलता, बट कॉन्ट्रैक्ट के साथ सेल करेंगे तो 130, तो बायर को इस बार फ़ायदा हो रहा है सेल करने ज़्यादा। यहाँ पे अगर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेल करें तो ज़्यादा फ़ायदा है, तो कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सरसाइज करेगा, तो अब 18 रुपया है,
ठीक है। अब देखिए 18 रुपये है, और जब हम लोग लिखेंगे ना आंसर तो पूरा का पूरा जो डिफरेंस वैल्यू है इसी को हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब BC दिखाएंगे। सो यहाँ पे BC करेंगे, नोट 18 शो नहीं करेंगे, BC शो करेंगे। ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ITM, ATM, OTM। ITM मतलब होता है इन द मनी, जब आपका इनफ्लो ड्यू टू एक्सरसाइज, मतलब जब आप एक्सरसाइज कर रहे अपना, जब यहाँ पे मानना आता है ना इस कॉन्सेप्ट के अंदर कि आपका चाहे कैसा भी हो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज करते ही हो। तो अगर ITM मतलब इन द मनी, जब आपको इनफ्लो होता है, जब बाहर को फ़ायदा होता है तो उसको कहते हैं ITM। एट द मनी, जब कोई कैश फ्लो नहीं, ना कुछ फ़ायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, तब उसको कहते हैं एट द मनी। आउट मनी मतलब आउट द मनी मतलब आउटफ्लो जब वो एक्सरसाइज का एग्जाम्पल में देखते हैं। एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है कॉल का है कॉल ऑप्शन, मतलब राइट टू बाई। स्ट्राइक प्राइस 120 का, स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी डेट 140 का। मतलब अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से खरीदेंगे तो हमको 120 मिल रहा है, BC में मिल जाएगा, बाहर खरीदेंगे तो 140 में मिलेगा। तो हम कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सरसाइज करेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज इस कॉन्सेप्ट में तो करना ही रहता है एक्सरसाइज। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज हुआ, अब 20 रुपये का फ़ायदा हुआ हमको, तो इसको कहते हैं इन द मनी करंट केस में। क्योंकि स्पॉट प्राइस में 120 का मिल, अगर समझ लीजिए स्पॉट प्राइस है 120 का ही, ठीक, मतलब स्ट्राइक प्राइस भी 120 है, स्पॉट प्राइस भी 120 है। अब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑप्शन करें या ना करें कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कहते हैं ATM मतलब एट द मनी। अगर स्पॉट प्राइस समझ लीजिए यहाँ पे 100 रुपये का होता कि भाई बाहर मार्केट में 100 ही में मिल रहा है, हमको इस ऑप्शन को यूज़ करने का 120 में मिल रहा है। अब मैं बोला पहले कि ऑप्शन यूज़ करेंगे ही, इसलिए इसको कहते हैं आउट द मनी, OTM। अब यहाँ पर हम लोग देखें कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ ड्यू टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और प्रॉफिट या लॉस ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी। अब देखिए पे ऑफ मतलब क्या होता है। पे ऑफ फ्रॉम ऑप्शन मीन्स कैश फ्लो अराइज ऑन मैच्योरिटी डेट। जो भी कैश फ्लो आपको हुआ ऑन मैच्योरिटी डेट उसको कहते हैं पे ऑफ। जैसे कि यहाँ पे था, समझ लीजिए कुछ ऑप्शन में 120 रुपये का स्ट्राइक प्राइस था और स्पॉट प्राइस 140 का था, और समझ लीजिए कॉल ऑप्शन था 30 रुपये का, हमको ये हुआ तो उसको कहते हैं पे ऑफ। फॉर कैलकुलेटिंग पे ऑफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम शुड बी इग्नोर। हाँ, पे ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो प्रीमियम अमाउंट इग्नोर करेंगे, खाली स्पॉट प्राइस और स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे। प्रॉफिट या लॉस ड्यू टू ऑप्शन, जब प्रॉफिट या लॉस देखेंगे उसमें क्या होगा, पे ऑफ जो आपको उसको जो फ़ायदा आपको उसमें से माइनस कर देंगे प्रीमियम आप कितना पे किया, आपका प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब एग्जांपल देखते हैं, समझिए टाइप है कॉल ऑप्शन और हम लोग ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम। अब देखिए स्ट्राइक प्राइस दिया है 110 का और प्रीमियम है 15 रुपये का। एक्सपायरी डेट पे स्पॉट प्राइस दिया इतना सारा और स्पॉट प्राइस से समझिए 90, 100, 110, 120, स्ट्राइक प्राइस सबका 110 ही का है। अब देखिए ई मॉडल मतलब होता है एक्सरसाइज या लैप्स, एक्सरसाइज करेंगे कि लैप्स करेंगे। अब देखिए यह है कॉल ऑप्शन मतलब राइट टू बाई। अब बाहर मार्केट में 90 का मिल रहा है, एक्सरसाइज प्राइस समझ लीजिए 110 ही है, तो हम क्या करेंगे, इसको खरीदेंगे ही नहीं। बाहर मार्केट में ही सस्ता मिल रहा है तो लैप्स करेंगे। बाहर मार्केट में 100 का मिल रहा है, एक्सरसाइज करेंगे तो 110 का मिलना पड़ेगा, फिर वापस नहीं लेंगे, लैप्स करेंगे। अब दोनों बराबर है तो जनरली कुछ भी खरीद सकते हैं, बट फिर भी हम लोग लैप्स करेंगे। लैप्स किया जाता है इसमें। अब देखिए बाहर 120 का मिल रहा है पर स्ट्राइक में 110 ही का है, एक्सरसाइज करके एक्सरसाइज किया तो पे ऑफ कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस होता है स्ट्राइक और स्पॉट का, तो 10 रुपये का आ गया पे ऑफ। अब प्रीमियम तो पे किया 15 का, यहाँ लॉस हो गया मेरा 15 का। यहाँ पे भी देखिए आप लैब्स भी करेंगे फिर भी आपको प्रीमियम तो पेड करना ही पड़ता है, तो प्रीमियम 15 की है, लॉस हुआ, यहाँ पे भी लॉस हुआ, यहाँ पे 5 हुआ। देखिए 130 का है, 110 में बेचे, ये भी एक्सरसाइज करेंगे, 20 रुपया का पे ऑफ हुआ, उसमें प्रीमियम माइनस किया, प्रॉफिट आ गया 5 रुपये का। देखिए यहाँ पे एक नोट है इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। इंट्रिंसिक वैल्यू जो होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, या तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा। जैसे बताया था कि अगर कुछ भी ना हो तो पूरा टाइम वैल्यू पे डाल देते हैं। अब टाइम वैल्यू विल ऑलवेज भी पॉजिटिव ही होगा हमेशा, एक्सेप्ट ऑन लास्ट डे ऑन दैट डेट विल ऑलवेज भी जीरो। मतलब अगर समझ टाइम वैल्यू ये सब इतना जानने का जरूरत मतलब याद रखिए नेगेटिव नहीं होता ये दोनों। नेक्स्ट देखते हैं कॉल। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 है, पुराने बुक का है। उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे एक बार। हम देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है इलस्ट्रेशन नंबर 20 पुराने बुक का, जो है वो पेज नंबर 421 में मिल जाएगा। इसमें क्या है, सिक्योरिटी है बहुत सारा, कॉल ऑप्शन का है। इसमें दो टाइप का है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों का। मैं कॉल ऑप्शन का पहले कर रहा हूँ। सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्राइस इतना इतना दिया है, स्पॉट प्राइस दिया है। अब लिख रहा है कि उस समय क्या करना चाहिए, मतलब लिखा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द डेट। तो पोजीशन मतलब क्या करेंगे ना, मतलब पोजीशन मतलब होता है कि पहले तो आपको निकालना है वो हाँ इन द मनी है, आउट मनी है, एट द मनी है, वो तीनों ITM मैंने यहाँ बताया था। हाँ ये
इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी, ये निकालना है, उसको पोजीशन बोलेंगे। और फिर कोर्स ऑफ एक्शन मतलब उसको एक्सरसाइज करना सीख लिया। और देखिए 370 का है एक्सरसाइज, स्पॉट है 376, इन द मनी है एक्सरसाइज करेगा, आउट द मनी है लैप्स कर रहा है 444 का, और यहाँ पे भी आउट द मनी हो रहा है, लैप्स कर रहा है। इसका मतलब समझ रहे ना, एक्सरसाइज मतलब बाहर के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि आपको 1790 में खरीदना पड़ेगा, पर बाहर 1700 में ही मिल जा रहा है, तो मेरा आउट द मनी लॉस होता, तो इसलिए लैप्स कर दिया। अब इसमें भी ATM मतलब एट द मनी दोनों बराबर है, तो यहाँ पे नो एक्शन या लैप्स। पुट ऑप्शन है, अब वैसा ही उसी का नेक्स्ट पार्ट है कि पुट ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें जैसे कि बाहर आपको मिल रहा है 118 का पेशे हुए, यहाँ पे आपसे 122 का ये स्पॉट प्राइस 122 है, अभी बाहर बेचो 122 मिलेगा, और अगर कॉन्ट्रैक्ट में बेचो 118, तो आउट द मनी लैप्स कर जाएंगे। वैसे ही है इसमें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वहीं पे इलस्ट्रेशन 25, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ब्लैंक करा टाइप है, ब्लैंक दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन है और बायर के पार्टी बायर मतलब बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। अच्छा, तो फिर यहाँ पे एक्साइज प्राइस क्या होगा, प्रीमियम उसका 20 रुपया है और मार्केट प्राइस 160 दिया हुआ है, तो मान के चलेंगे प्री मतलब पूरा इंटरेंसिक वैल्यू रहता है, कुछ है वैसे डायरेक्ट मान के चलिए। अब देखिए तो कॉल ऑप्शन है मतलब राइट टू बाई, बाहर मार्केट में। अब देखिए हमेशा ना प्रीमियम हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपका एक्सरसाइज और प्राइस मैच कर जाए, हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपका मतलब नो लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस के हिसाब से आ जाए आपको। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, पहले है कि पहले देखिए यहाँ पे आप कॉल ऑप्शन राइट टू बाई है, पहला देखते हैं। तो मार्केट में अगर आप बाई करोगे तो 160 का मिलेगा। अब जो सेलर है वो 20 रुपये तो आपसे प्रीमियम चार्ज कर रहा है, तो एक्साइज प्राइस क्या होना चाहिए 140 होना चाहिए, तभी ना 140 का तो आपसे एक्साइज प्राइस चार्ज किया 20 रुपये प्रीमियम 160 के ही बराबर लगभग हो गया, ये कॉल ऑप्शन है। अब नेक्स्ट में कह रहा है कि पार्टी है सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, और यहाँ पर डिसाइड करना है कि कॉल हुआ है आपको, एक्सरसाइज हो रहा है 2000 का, ठीक, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में 2000 लिखा हुआ है, प्रीमियम हो रहा है 300 का, प्रीमियम 300 लिया जा रहा है, मार्केट प्राइस है 1700 का, मतलब देख लीजिए आप मार्केट में 1700 में मिल रहा है, सेलर का है, मार्केट में 1700 में मिल रहा है। अब उसमें प्रीमियम अगर आप दे दोगे तो 300 और एक्सरसाइज है 2000 का, तो यहाँ पे क्या होगा पुट ऑप्शन। पुट क्यों करेंगे, राइट टू सेल का, यहाँ पे राइट टू सेल यूज होगा। क्यों राइट टू सेल यूज होगा, अगर आप 2000 का एक्सरसाइज कर रहे हो, ठीक है, 2000 आपका सेलिंग का देख रहा हूँ, सेलिंग का बता रहा हूँ, मतलब आप राइट टू सेल अब खरीदोगे तब 2000 में, अब सेलर का पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, वापस से बता रहा हूँ, पुट ऑप्शन क्यों होगा, एक्सरसाइज प्राइस है 2000 का, मतलब राइट टू सेल मतलब सेलर को 2000 में खरीदना पड़ेगा। अब मार्केट में तो 2700 का मिल रहा है, तो अब 300 रुपया भी सेलर चार्ज करेगा, तो अगर देखा जाए तो 2000 में तो खरीद रहा है वो, बट 300 रुपया तो प्रीमियम भी चार्ज कर रहा है, मार्केट कितना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन से बताइए थोड़ा, तो बायर ऑप्शन, बायर है ये डिसाइड करना है पुट ऑप्शन या बायर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एक्सरसाइज प्राइस है 50, मार्केट में चल रहा 40 और प्रीमियम उसमें 10 का है, तो जिसमें देखिए ना 40 + 10 50 रुपया रहे, मतलब बाय का पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम दोनों यूज़ करते हैं, अगर हम राइट टू बाई करें कॉल ऑप्शन करें तो 50 का तो आपको बाई करने में वहाँ पे मिल रहा है, मार्केट में 40 ही का बाई मिलता है। अब यहाँ पे हम पुट ऑप्शन यूज़ करके देखते हैं राइट टू सेल का, मतलब अगर हम सेल करेंगे 50 मिलेगा, अंदर सेल करते तो 40 ही मिलता, पर 10 रुपये का हमको प्रीमियम भी देना पड़ जा रहा है, भले ही 50 में से सेल करते तो 50 मिलता, बाहर से तो बस 40 ही मिलता, और यहाँ 10 रुपये का हमको पे भी करना पड़ जा रहा है प्रीमियम, यहाँ पे वापस पुट हो जाएगा। फिर थर्ड पे देखिए ये सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी सेलर है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे एक्सरसाइज है 80 का, ठीक, अगर अब वापस दोनों यूज़ करते हैं, पुल और कॉल दोनों यूज़ करते हैं। जब ऐसे यहाँ निकलना तो दोनों पहले देखते हैं कॉल ऑप्शन में से, और मैं राइट टू बाई, तो अगर हम सेलर से खरीदेंगे 80 रुपया में खरीदना पड़ेगा, बाहर खरीदें तो 90 का खरीदना पड़ रहा है, और प्रीमियम 10 का, हाँ ठीक, तो तब तो टाइम हुआ क्योंकि 80 में खरीदेंगे ही, सेलर से 80 में ही खरीद रहे हैं, बट 10 रुपये का प्रीमियम भी पे कर रहे हैं, बाहर में खरीदना है तो 90 का प्रीमियम पे करना, 90 पे करना पड़ता है, तो यहाँ हो गया कॉल ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पुट है, यहाँ बायर है, और फिर कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, अब पुट ऑप्शन मतलब राइट टू सेल करना है। अब बाहर मार्केट में सेल करो तो 250 का सेल होता है, ठीक,
पर हम 50 रुपये यहाँ पर प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, तो 300 रुपया होगा, मतलब बाहर हम 300 रुपया में सेल करेंगे, 50 रुपया तो प्रीमियम पे कर रहे हैं, 50 लेस करके 285 में एक्चुअल सेल हुआ, मार्केट में करते तब भी 285 का सेल होता। अब बाकी भी आप अपने से कर सकते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे हेजिंग थ्रू करेंसी ऑप्शन। तो हेजिंग तो आपको पता ही होगा, इतना टाइम से पता चल गया होगा हेजिंग के फ्यूचर में कोई भी अनसर्टेनिटी प्रोटेक्शन। तो करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में भी दो टाइप का करेंसी ओवर कॉन्ट्रैक्ट, या तो OTC या तो एक्सचेंज। जैसे बताया था ओवर द काउंटर मतलब आमने सामने बैठे, एक्सचेंज से मतलब पता नहीं है सामने वाला पार्टी कौन है आपका। फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा OTC कौन सा एक्सचेंज रेट है। अगर लॉट साइज़ दिया है तो एक्सचेंज रेट है, अगर लॉट साइज़ दिया नहीं है तो OTC है। लॉट साइज़ मतलब अब आप एक शेयर, मतलब शेयर मार्केट में क्या होता है कि आप एक शेयर नहीं लेते, बहुत बार लॉट में लेते हैं। एक लॉट लिए, एक लॉट में 50 शेयर आ गए, 50 40 जो शेयर है वो आ गए, तो उसको कहते हैं लॉट। अगर लॉट में दिया हुआ है तो वो एक्सचेंज रेट पर, ये एक्सचेंज रेट पर प्रोडक्ट है। लॉट साइज नहीं दिया है तो OTC है। अब करेंसी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट और दो टाइप हो सकते हैं, इसमें भी एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन। करेंसी कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, दोनों का मतलब सेम है, राइट टू बाई और इसे राइट टू सेल। अंडरलाइन करेंसी एट स्ट्राइक प्राइस, अंडरलाइन करेंसी एट स्ट्राइक प्राइस। देखिए यहाँ पे हाउ टू अप्लाई हेजिंग प्रोसेस टू करेंसी ऑप्शंस। तो स्टेप वाइज होगा। पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले आइडेंटिफाई करेंगे करेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पहले आइडेंटिफाई करेंगे द करेंसी इन विच लॉट साइज इज गिवन इज नॉट एज अंडरलाइन। पहले आइडेंटिफाई करेंगे अंडरलाइन करेंसी क्या है आपका। सेकेंड फिर करेंगे इफ़ लॉट साइज इज नॉट गिवन देन वी कैन नॉट फाइंड आउट अंडरलाइन एंड हेंस वी मस्ट फाइंड आउट प्राइस करेंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर लॉट साइज नहीं दिया है तो हम लोग को प्राइस करेंसी कॉन्ट्रैक्ट फाइंड करना पड़ेगा। प्राइस करेंसी क्या है, करेंसी इन विच ऑप्शन प्रीमियम या स्ट्राइक प्राइस जिसमें इज गिवन। अगर ऑप्शन प्रीमियम या स्ट्राइक प्राइस जिसमें गिवन है वो है हम लोग का ये क्या बोलते हैं अंडरलाइन करेंसी निकल जाएगा। ये स्टेप 1 है। अगर 1 हुआ लॉट साइज दिया तो जाए, लॉट साइज नहीं दिया है तो जहाँ पे ऑप्शन प्रीमियम या स्ट्राइक प्राइस जिस करेंसी में दिया है उसी को मान लेंगे हम लोग अंडरलाइन करेंसी। स्टेप 2 है आइडेंटिफाई टाइप ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या टाइप है, कॉल है कि पुट है। वी हैव टू हैव इफ़ यू हैव टू बाई अंडरलाइन, अगर कुछ खरीदना है अंडरलाइन तो कॉल ऑप्शन, बेचना है तो पुट ऑप्शन। थर्ड में कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑप्शन, नंबर ऑफ ऑप्शन मतलब कितना सारा नंबर ऑप्शन खरीदना पड़ेगा हेजिंग के लिए। तो नंबर ऑफ ऑप्शन का फॉर्मूला क्या है, एक्सपोजर अमाउंट, जो भी अमाउंट हमको प्रोटेक्शन करना है वो एक्सपोजर अमाउंट डिवाइड बाई लॉट साइज, एक लॉट में कितना शेयर है उसके हिसाब से। तो इससे हिसाब से नंबर ऑफ ऑप्शन पता चला कितना ऑप्शन खरीदना है। जैसे कि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी राउंडेड ऑफ, अब जो भी कॉन्ट्रैक्ट है समझ लीजिए कुछ पॉइंट में आया तो राउंड ऑफ किया जाएगा, और मतलब 17.4 आया तो 17 कर दिया, 17.56 आ गया तो 18 कर दिया। वैसे एक्सपोजर अमाउंट एंड करेंसी ऑफ लॉट साइज शुड बी सेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सपोजर अमाउंट जो भी है आपका और लॉट साइज का जो करेंसी है वो सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है, इफ़ नॉट देन एक्सपोजर अमाउंट जो होगा वो कन्वर्ट किया जाएगा करेंसी ऑफ लॉट साइज में। फिर कन्वर्शन शुड बी स्ट्राइक, कन्वर्शन शुड बी एट स्ट्राइक प्राइस, जो कन्वर्शन किया जाएगा वो स्ट्राइक प्राइस के थ्रू कन्वर्शन किया जाएगा। आगे पता चलेगा एक एग्जांपल से अच्छा से आपको। तो इन केस ऑफ OTC, अगर OTC है प्रोडक्ट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी 1 कॉन्ट्रैक्ट। अगर ओवर द कॉन्ट्रैक्ट है मतलब इसमें लॉट साइज नहीं दिया है तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट वो यही कॉन्ट्रैक्ट होगा। फोर्थ है फिर कैलकुलेट करेंगे अंडर हेज या ओवर हेज, मतलब आप अंडर हेज की ओवर हेज पोजिशन एंड कवर हिज पोजिशन थ्रू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट अनलेस अदरवाइज नहीं। मतलब जैसे कि वैल्यू ऑफ अंडर एज या ओवर एज नहीं करेगा। एक्सपोजर अमाउंट समझ ली है, अब माइनस कर देंगे करेंसी ऑप्शन। अब जैसे बताया था 17.4 आना चाहिए था, तो आपको एक्सपोजर अमाउंट कवर करने के लिए 17.4 ही आना था, बट अब राउंड ऑफ किया तो 17 हो गया, तो उसके कारण कुछ अगर बच गया तो वो अंडर एज हो गया। अगर 17.6 हो गया, ज़्यादा एज कर दिया तो वो ओवर एज हो गया। तो यहाँ करेंसी ऑप्शन करेंसी 4 कॉन्ट्रैक्ट, जब मुझे 4 को कॉन्ट्रैक्ट पे $10,000 का तो लॉट हो गया 1,60,000 का। अब करना ही नहीं था 1,60,000 का, 1,60,000 समझिए 1,50,000 का करना चाहिए एक्सपोजर अमाउंट, यहाँ 1,60,000 हो गया। अब ज़्यादा कर दी तो ये ओवर एज हो गया। इस बैलेंस इज नेगेटिव देन ओवर एज, और अगर बैलेंस पॉजिटिव है तो अंडर एज। बस फिर अब हम लोग एग्जाम, इसके आगे और भी स्टेप्स हैं बट अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं इस इतने स्टेप तक। तो एग्जाम्पल है मिस्टर ए ने गुड सोल्ड किया है USA को वर्थ 1,50,000, तो सोल्ड किया तो रिसीव किया जाएगा 1,50,000 आफ्टर 4 महीना। और इसके रिस्क अवॉइड करने के लिए टू एक्सचेंज रेट
मिस्टर वांट्स टू हेज करेंसी थ्रू करेंसी ऑप्शन के थ्रू हेज करना चाह रहे हो। तो अब स्ट्राइक प्राइस मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट में प्राइस है वो है 52.85। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन ऐसे दिया हुआ है 5 और 5.25 प्रीमियम है। अगर कॉल ऑप्शन भी तो इतना प्रीमियम लगेगा, पुट ऑप्शन हुआ तो इतना प्रीमियम। अब देखिए हम आपको बताया जरिए क्या लगेगा वो भी बता देंगे। और लॉट साइज़ है वो है 12,000 का, मतलब एक लॉट साइज़ का 12,000 रुपया दाम है यहाँ पे 12,000 रुपये। तो देखिए पहले करना है अंडरलाइन एसेट क्या है। हम लोग को बेचेंगे हम लोग डॉलर, हम लोग को डॉलर मिलेगा, ठीक है। हम अब चाहते हैं कि डॉलर का वैल्यू 4 महीना में कमेगा पड़ेगा, उसको हम लोग डॉलर का वैल्यू को बचाना चाहते हैं ना। तो अंडरलाइन एसेट मेरा हेज हो जाएगा डॉलर। और क्योंकि यहाँ पे लॉट साइज़ दिया हुआ है डॉलर का, तो मैं जैसे बताया था कि लॉट साइज़ में जो दिया हुआ है उसी को मान लिया। लॉट साइज़ में डॉलर दिया है तो अंडरलाइन करेंसी में डॉलर आ गया। अब हम लोग करेंगे टाइप ऑफ ऑप्शन। क्या है ऑप्शन का टाइप? देखिए मिस्टर ए जो है वो उनको डॉलर मिलेगा 1,50,000, ठीक। तो अब डॉलर अगर उनको मिलेगा तो फिर वो बैंक को बेचने जाएंगे, तो बैंक को बेचेंगे मतलब राइट टू सेल का होगा, तो इसको क्या रहेगा पुट, राइट टू सेल। मिस्टर 4 मंथ बाद बेचेगा उतना डॉलर। अब है नंबर ऑफ ऑप्शंस निकालने, कितना नंबर ऑफ ऑप्शन है सर्कल में, तो था एक्सपोजर अमाउंट डिवाइड बाई लॉट साइज। अब एक्सपोजर अमाउंट है यहाँ पे कितना 1,50,000 डॉलर, लॉट साइज 12,000, तो 12.5 आया, राउंड ऑफ करके 13 कॉन्ट्रैक्ट है, 13 कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। अब नंबर ऑफ अब ओवर हेजिंग हुआ है अंडर हेजिंग वैसे 13 कॉन्ट्रैक्ट किया, एक कॉन्ट्रैक्ट में एक मतलब 13 कॉन्ट्रैक्ट किया, 12,000 करके था लॉट साइज था, तो और 1,60,000 रुपये 1,50,000 डॉलर को हेज करना था, ज़्यादा कर दिया तो इसलिए ओवर हेज हुआ 6,000 का, 6,000 डॉलर ओवर हेज कर दिया। अब नेक्स्ट और 3 स्टेप आता है, वो है स्टेप नंबर 5 राइट डाउन हेजिंग स्ट्रैटेजी। इसके बाद हम लोग हेजिंग स्ट्रैटेजी करते हैं। रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए अलग होता है, फॉरवर्ड के लिए अलग, आगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। फिर होता है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड, जो प्रीमियम हम कितना पे करेंगे। अब देखिए प्रीमियम अमाउंट मस्ट भी कैलकुलेट, यहाँ तो दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, और ऐसे होता है कि प्रीमियम नहीं रहता, तो प्रीमियम अमाउंट मस्ट भी कैलकुलेटेड एट T=0। अब आप जब ऑप्शन खरीदोगे T=0 में खरीदोगे तो उसी समय आपको प्रीमियम पेड करना पड़ता है। एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रीमियम मस्ट भी कैलकुलेटेड इन द करेंसी ऑफ हेज। जो भी आप करेंसी हेज कर रहे हो उसके रिस्पेक्ट में हमेशा कैलकुलेट होगा प्रीमियम अमाउंट। फिर कन्वर्जन ऑफ प्रीमियम मस्ट बी आर स्पॉट रेट, जो कन्वर्जन होगा प्रीमियम का, समझिए डॉलर में कन्वर्जन, अब समझिए डॉलर में बोल रहा है प्रीमियम मस्ट भी कन्वर्ट इन करेंसी ऑफ हेज आप डॉलर कर रहे थे तो प्रीमियम डॉलर में आएगा। अब डॉलर कन्वर्ट होके तो आपको रुपया पे करोगे ना, तब डॉलर में आओगे, तो कन्वर्जन जो भी होगा वो स्पॉट रेट के हिसाब से होगा, क्योंकि वो T+0 पे कर रहे हो, नॉर्मल बात है। फिर करना है लास्ट होता है कैलकुलेट करना है कैश फ्लो ड्यू टू हेज। क्या कैश फ्लो होता है, अब वो कैसे करेंगे? देखिए कैश फ्लो ड्यू टू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे, कितना का कैश फ्लो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट खरीदने में। फिर कैश फ्लो ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट निकालेंगे। अगर आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेते ऑप्शन ना लेते तब क्या होता, और फिर लेते मतलब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की, तो लिखेंगे कैश फ्लो ड्यू टू पेमेंट ऑफ प्रीमियम। अब जो पेमेंट किए प्रीमियम का उसका कैश फ्लो। अब देखिए ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आपका जो भी आया, फॉरवर्ड के हिसाब से जो भी आया, ये आपका कैश इनफ्लो है, पेमेंट आपकी पेमेंट लेस कर दिए तो नेट कैश फ्लो आ गया। या फिर वेन एवर स्पॉट प्राइस अलोंग विद प्रोबेबिलिटीज आर गिवन, अगर स्पॉट प्राइस दिया है बहुत सारा प्रोबेबिलिटीज़ के साथ, देन स्टेप 7 विल अप्लाई इन फॉलोइंग मैनर। तब ऐसा अप्लाई होगा, यहाँ स्पॉट प्राइस लिख देंगे, यहाँ स्ट्राइक प्राइस लिख देंगे, फिर ई वाले मतलब लेगा कि नहीं लेगा वो वाला है। फिर कैश फ्लो कितना है उससे, अगर ले लिया तो कितना कैश फ्लो आया, प्रोबेबिलिटी क्या क्या है और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो आ जाएगा। एग्जाम्पल से देखेंगे इसको। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 146 बुक, जो कि पेज नंबर 267 पे है। तो यहाँ पे देखिए सब कुछ आप एक बार पढ़ लीजिएगा खुद से, बट यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। स्पॉट रेट दिया हुआ है 6 मंथ्स के बाद, फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है, बोरोइंग रेट और डिपॉजिट रेट दिया है, इन्वेस्टमेंट और बोरोइंग का, फिर एक्सरसाइज दिया हुआ है, और ये जो कॉल ऑप्शन बाकी ये सब प्रीमियम दिया हुआ है। एक लॉट का प्राइस भी दिया है 12,500। अब देखिए लॉट का ना यूरो मतलब यूरो का, अब देखिए ऐसे भी नॉर्मल समझ आइएगा कि आप लंदन बेचते हैं और आपको पेमेंट करना है इतना डॉलर का 6 मंथ में, आपको यूरो का दिया हुआ है लॉट। आंसर देखिए तो लॉट दिया हुआ था तो अंडरलाइन करेंसी तो यूरो बन गया। अब नंबर ऑफ ऑप्शन होना, टाइप ऑफ ऑप्शन क्या होगा। अब देखिए हमको क्या करना है, बेस्ट ऑफ करना है कि आपको पेमेंट करना है डॉलर में इतना का, ठीक है। अब हम यूरो क्या करेंगे, यूरो हम बेचेंगे
यूरो में बेचेंगे तभी हमको डॉलर मिलेगा। राइट टू सेल है, इसलिए टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया पुट। नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्सपोजर अमाउंट मेरा इतना था 3,64,000, इतना डॉलर में दिया हुआ है बट, और लॉट साइज मेरे यूरो में है। हमको इसको तो कन्वर्ट करना है, तो अब कन्वर्ट का क्या दिखा था, कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वहाँ पे दिखा था ना एक जगह पे कि यहाँ देखिए एक्सपोजर अमाउंट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू करेंसी ऑफ लॉट साइज और कन्वर्ट द स्ट्राइक प्राइस बॉक्स। अब देखिए यहाँ एक्सरसाइज प्राइस या स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 1.70, मतलब 1 यूरो इक्वल टू 1.70। तो देखिए 1 यूरो इक्वल टू 1.70 है, तो $1 इक्वल टू इतना यूरो हो गया। अब यहाँ पे कितना हेज करना है, 3,64,897, तो 3,64,897 डॉलर इक्वल टू कितना यूरो, वो निकल जाएगा 2,14,650.45.2। अब ये मेरा लॉट एक्सपोजर अमाउंट निकल गया। अब एक्सपोजर बाई लॉट निकलता है, एक्सपोजर बाई लॉट किए तो आया 17.17, इसको 17 कर दिया, नाम रख दिया। ये स्टेप 3 तक निकल गया। फॉर में अब ओवर हेज या अंडर हेज निकालना है। तो देखिए अब हेजिंग तो हम लोग डॉलर का कर रहे हैं, तो हेजिंग तो हम लोग ऑफ ये कर रहे हैं डॉलर का हो रहा है, क्योंकि डॉलर का ही ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर अंडर हेज जो करेंगे डॉलर के बेसिस पर, अंडर हेज ओवर हेज जो भी आएगा तो अंडर हेज ही आएगा, क्योंकि हम आपको 17.17 आ रहा तो कम करके तो 17 कर दिए। तो 3 लाख कितना डॉलर है, माइनस 17 इंटू 17 कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट 12,500 यूरो का है, 12,500 इंटू 1.7 है, मतलब 1 डॉलर इक्वल टू 1 यूरो इक्वल टू 1.7 डॉलर था। जो आपका एक्सरसाइज प्राइस था, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अंडर हेज जब निकलेगा तब डॉलर के स्पेक्ट पर निकलेगा, और जो आपका करेंसी का एक्सचेंज रेट होगा वो एक्सरसाइज प्राइस पर लिया जाएगा। तो आपका इतना आ गया, और आपका लास्ट में अंडर हेज आ गया 3647 डॉलर, इतना आप अंडर हेज करेंगे। अब हेजिंग स्ट्रैटेजी करना है। तो देखिए मैं था बाई करेंगे 17 नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 17 यूरो का कॉन्ट्रैक्ट, 17 कॉन्ट्रैक्ट बाई किया पुट ऑप्शन पे, ठीक। तो यहाँ देखिए 17 इंटू 17 कॉन्ट्रैक्ट लिए थे 12,500 का, 1.7 मतलब जो करेंसी रेट है 1.7 यहाँ पे, तो आपका इतना डॉलर आया है। और अब हम क्या, इतना डॉलर तो हम अब हमको हेज करना था ना, हमको क्या, हमको 3,64,897 हेज करना है, ठीक है। तो 17 कॉन्ट्रैक्ट करके तो इतना हेज कर लिए थे हम, 17 कॉन्ट्रैक्ट करके। अब हम जो बाकी जो अंडर हेज हो रहा था मेरा 3,400 तो हेज नहीं हो रहा था, तो ये 3,640 का हम फॉरवर्ड रेट से हेज कर देंगे, तो मेरा टोटल हेज हो जाएगा। तो बता रहा था ना वहाँ पे कैश फ्लो ड्यू टू फॉरवर्ड और ऑप्शन ड्यू टू, तो यहाँ फॉरवर्ड यहाँ से आता है, जो आपका बाकी रह गया जो अंडर हेज हो गया उसको हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बुक करके हेज करते हैं। तो इसको इतना हमने हेज कर दिए, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट से इतना हेज किए और फॉरवर्ड से इतना हेज किए, टोटल मेरा हेज हो गया। इतना भी करना था एक्सपोजर अमाउंट का। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रीमियम कितना पे किया गया। तो 17 कॉन्ट्रैक्ट है, 12,500 करके है। अब वहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन दिए थे, तो पुट ऑप्शन का दिया हुआ है 0.096 डॉलर, मतलब आप 1 यूरो का इतना डॉलर, टोटल आपका डॉलर में आ गया, आपका अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड भी आ गया। अब अमाउंट प्रीमियम इन यूरो टर्म्स सिंस बैंक हैज़ टू बाई। देखिए बैंक, क्योंकि बैंक अब यहाँ पे तो मेरा डॉलर में आ गया, बट क्योंकि बैंक हैज़ टू बाई यूरो, बैंक तो यूरो खरीदेगा, हम तो यूरोपियन कंट्री में मिल के हमको डॉलर चाहिए था, तो बैंक तो यूरो खरीदेगा। बैंक यूरो जब बैंक यूरो खरीदेगा, सिंस बैंक हैज़ टू बाई यूरो, सो एप्लीकेबल रेट विल बी बिट रेट। अब यहाँ तो डॉलर में निकला था ना मेरा प्रीमियम, कितना हमको पे करना पड़ेगा, पर अब हम तो पे करेंगे एक्चुअली वो प्रीमियम डॉलर यूरो में, क्योंकि हम लंदन बेस्ड कंपनी। अब अगर हम बैंक को, अब हम यहाँ ये वाला जो डॉलर है ये हम बेचेंगे, मतलब क्या बोलते हैं इसको, जो भी डॉलर का अमाउंट आया इसको हमको पेमेंट करना पड़ेगा बैंक को। अब देखिए बैंक तो हमसे बाई करेगा ना यूरो, तो जितना भी आपका इसमें बच रहा है, मतलब मेरे पास तो डॉलर है नहीं, मेरे पास यूरो है, तो बैंक मेरे से यूरो बाई करेगा। अब इसके इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ यूरो बाई करेगा। अब बैंक अगर बाई कर रहा है तो बैंक बिट रेट लेता है, तो $1 इक्वल टू 1.5617 के हिसाब से लेगा, तो हमको 13,063 यूरो पे करना पड़ेगा और मेरा प्रीमियम पेमेंट के लिए। मैं प्रीमियम पेमेंट डॉलर यहाँ निकाला, अब वो डॉलर में तो हम पेमेंट नहीं कर सकते, यूरो में पेमेंट करना पड़ता है। तो हम बैंक को बेचेंगे, बैंक खरीदेगा, बैंक खरीदता है बिट रेट पे, तो बिट रेट निकाल लिए कितना होता है यूरो के बदले में, तो हम उतना उसको एज अ प्रीमियम पे कर देंगे।
अब लास्ट में हम कैश फ्लो निकालेंगे अपना। ठीक है, कैश फ्लो ड्यू टू ऑप्शन, तो 17 कॉन्ट्रैक्ट का एक कॉन्ट्रैक्ट 12,500 यूरो का था, यूरो के टर्म में निकाल दें क्योंकि हम यूरोपियन कंट्री है। इतना आ गया आपका कैश फ्लो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्ट। अब कैश फ्लो ड्यू टू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, अब 3647 का था। ठीक, अब यहाँ पे एक्सरसाइज प्राइस के हिसाब से लेंगे तो $1 इक्वल टू इतना यूरो आ रहा था, तो निकाल लिए इतना यूरो। ये तो डॉलर में निकाला था ना, 3647 तो डॉलर में निकला था मेरा कि इतना हेज करना पड़ेगा। तो अब डॉलर से उसको यूरो में करेंगे, तो इंटू 1.170 था, $1 इतना यूरो, तो इतना के साथ इंटू करके इतना यूरो हेज करना पड़ेगा। और कैश फ्लो ड्यू टू पेमेंट ऑफ पेमेंट भी किया तो उसको लेस कर देंगे कि भाई इतना तो हम पेमेंट ही कर दिया। अच्छा एक सेकेंड, कैश फ्लो ड्यू टू पेमेंट ऑफ, देखिए यहाँ पे क्योंकि मेरा तो पुट ऑप्शन था ये, मतलब तो इतना आउटफ्लो ही होता मेरा, पुट ऑप्शन है मेरा, तो इतना भी मेरा पैसा जाएगा। यूरो के टर्म में देख कितना पैसा जाएगा, एक तो इतना पैसा जाएगा जो हम हेज किए अपना ऑप्शन, इतना पैसा लगाए, फिर एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी बनाया, इतना पर यूरो लगाए, फिर पेमेंट भी किया हम प्रीमियम का, इतना और लगाए, तो नेट कैश फ्लो या नेट कैश आउटफ्लो मेरा इतना आया। इसके साथ ये वाला आंसर खत्म हो गया। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ऑप्शन वैल्यूएशन मेथड या फिर ऑप्शन प्राइसिंग मेथड। ये क्या होता है? तो अब ऑप्शन वैल्यूएशन मेथड या ऑप्शन प्राइसिंग मेथड, जब हम पहले ही बोले थे कि प्राइस ऑफ एनी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है उसका प्रीमियम अमाउंट कितना है, तो प्राइस ऑफ जो भी आपका प्रीमियम अमाउंट है वो आपको उसी समय आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो T=0 पर उसका कैलकुलेशन होता है। तो प्राइस ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट विल कैलकुलेटेड ऐसा मैनर में कैलकुलेट होता है दैट देयर विल बी नो प्रॉफिट एंड लॉस टू एनी पार्टी। याद है मैं जो पढ़ा रहा था ATM ITM जो कि इन द मनी एट द मनी आउट द मनी, उसमें मैं बता रहा था कि कैसे आपको ऐसा प्रीमियम, या फिर एक क्वेश्चन पढ़ाया ऐसा प्रीमियम होना चाहिए जिससे दोनों पार्टी को लॉस या गेन ना हो, तो वैसा प्रीमियम होना चाहिए, तो वैसा प्राइस होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट का। प्राइस मतलब मैं पहले बताया प्रीमियम होता है। तो अब कुछ मेथड है जिससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्राइस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पहला मेथड है रिस्क न्यूट्रल मेथड। देखते इसमें क्या होता है। रिस्क न्यूट्रल मेथड क्या है कि इसमें क्या एजम्पशन नहीं आता है, इसमें बेस्ड ऑन एजम्पशन दैट देयर आर टू एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब दो एक्सपेक्टेड प्राइस होगा जो अंडरलाइनिंग जो भी आपका एसेट है, एक्सपायरी डेट पर दो प्राइस हो सकता है। एक प्राइस हो सकता है कि मोर देन स्ट्राइक प्राइस हो, जो भी आप स्ट्राइक प्राइस रखते हो कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा हो, या तो हो सकता है उससे कम हो। अगर प्राइस दैट मे बी प्रिवेल ऑन एक्सपायरी डेट इज़ अनसर्टेन, जो भी प्राइस होगा एक्सपायरी डेट तो अनसर्टेन होता है, एंड देयर अनसर्टेनिटी मस्ट बी एक्सप्रेस एट द मैटेरियल वैल्यू नोन एज प्रोबेबिलिटी। अब अनसर्टेन वैल्यू होता है बट हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंदाज़ा हम लोग प्रोबेबिलिटी भी लगा सकते हैं। हो सकता है 60% हमको लग रहा है 50% स्ट्राइक प्राइस था, 60% लग रहा है कि 55 जाएगा, 40% लग रहा है कि मेरा 45 जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी लगा सकते हैं। सो आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ रिस्क न्यूट्रल मेथड फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस और लो प्राइस। तो वो कैलकुलेट करना पड़ता है प्रोबेबिलिटी का कि हाई प्राइस जो भी समझिए स्ट्राइक प्राइस 50 था, 55 हाई प्राइस हो गया, लो प्राइस उसका 45 हो गया, तो हाई प्राइस का प्रोबेबिलिटी और लो प्राइस का प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। तो निकालेंगे कैसे? तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस इक्वल टू स्पॉट प्राइस ब्रैकेट में 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट पता होगा तो क्या है, ब्रैकेट क्लोज माइनस लो प्राइस, ये इंटू होगा स्पॉट प्राइस इंटू 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट माइनस लो प्राइस डिवाइड बाई हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ लो प्राइस क्या होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस, बस। अब यहाँ एक नोट है, तो गिवन इंटरेस्ट रेट है वो कॉन्टीन्यूस कंपाउंडेड है, अगर मुझे कोई भी गिवन इंटरेस्ट है वो कंटिन्यूस कंपाउंडेड हो रहा है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस कैसा हो जाएगा, स्पॉट प्राइस इंटू e⁻RT माइनस लो प्राइस बाई हाई प्राइस माइनस लो प्राइस। तो यहाँ एक्सपोनेंशियल यूज़ किया जाता है, आर मतलब रेट टी मतलब टाइम। आफ्टर प्रोबेबिलिटी फाइंड होने के बाद तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे स्पॉट प्राइस जो भी हाई प्राइस है लो प्राइस आया है, फिर स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, फिर लेंगे कि नहीं लेंगे, लैप्स होगा या फिर खरीदेंगे वो देखेंगे। अब हाई प्राइस में ज़रूरी नहीं खरीदना, तब कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन के ऊपर डिपेंड होता है। फिर पे ऑफ निकालेंगे, पे ऑफ में बताया था स्ट्राइक और इसका जो था, फिर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कौन सा किसका कितना प्रोबेबिलिटी है, फिर एक्सपेक्टेड पे ऑफ निकलेगा और फिर प्लस करके टोटल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन आएगा।
मतलब जो आपका एक्सपायरी डेट पे ऑप्शन का क्या वैल्यू होना चाहिए वो आ जाएगा। अब बिगिनिंग ऑफ डेट पे तो एक वैल्यू था, बिगिनिंग ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट टी इक्वल टू 0। अब प्रिंट दिस, जो भी आपका यहाँ पे एक्सपायरी डेट पे जो वैल्यू आया है ये प्रीमियम मतलब आया है, ये जो भी वैल्यू है ये प्रीमियम आया है। अभी प्रीमियम तो आया है मेरा एक्सपायरी डेट पे, हमको इसको लेके आना पड़ेगा टी इक्वल टू 0 पे। प्रिंट दिस टू टी इक्वल टू 0 बाय अप्लाइंग डिस्काउंटिंग कंसेप्ट यूज करके आएगा। अब वो कैसे होता है, तो वैल्यू ऑफ ऑप्शन प्राइस होगा एक्सपायरी डेट का वही वैल्यू है बाई 1 प्लस पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट, या फिर इंटू ई का पावर माइनस ई टी, मतलब या फिर कर सकते एक्सपायरी डेट वैल्यू डिवाइड बाई ई का पावर आर टी, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर ई पावर माइनस आर टी, मुझे कर सकते हैं। एग्जाम्पल से हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 122 बुक में। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 122 करेंगे, जो कि बुक में आपका पेज नंबर 257 पे। तो स्पॉट प्राइस आपका दिया हुआ है 420 का, हाई प्राइस बढ़ के हो सकता है 500 या तो 400, और रिस्क फ्री रिटर्न आपका 8% दिया है, स्ट्राइक प्राइस दिया है आपका 450। अब ये ऑप्शन जो है ये कॉल ऑप्शन है, लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए कि 3 मंथ कॉल ऑप्शन है, तो ऑप्शन तो कॉल हो गया, मतलब राइट टू परचेस। अब पहले स्टेप 1 पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस और लो प्राइस का प्रोबेबिलिटी क्या है। तो यहाँ पे ई का पावर आर टी का वैल्यू दिया हुआ है, देखिए 0.02 वाला, ई का पावर 0.02 इक्वल टू है 1.0202, तो वो यूज़ करेंगे हम। स्पॉट प्राइस इंटू ई का पावर आर टी माइनस लो प्राइस बाई हाई प्राइस माइनस लो प्राइस, वो यूज़ किया। प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस निकल के आपका 0.285। यहाँ पे जो ई का पावर 0.02 है, ई का पावर 8/12 इंटू 3, तो आपका आएगा ई का पावर 2% तो ई का पावर 0.02, तो उसी का वैल्यू दिया हुआ है 8%/12 इंटू 3, तो 2% आएगा, तो 2% आएगा 0.02, तो आ गया 1.0202। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाई प्राइस निकल गया। अब लो प्राइस में से भी माइनस कर दें, तो लो प्राइस निकल गया 1 माइनस टी का पावर एक्स, लो प्राइस निकल गया। अब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट एक्सपायरी डेट पे निकालना है। तो देखिए हाई स्पॉट प्राइस दिया हुआ है, हाई वाली निकल गया, स्ट्राइक प्राइस दिया है। अभी देखिए कॉल ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए कॉल ऑप्शन है, मतलब राइट टू परचेस, ठीक। अब हमको कॉन्ट्रैक्ट में परचेस हम 40-50 में कर सकते हैं, बट बाहर मार्केट में 500 का लेना है, तो हम तो खरीदेंगे, नहीं होगा ये लिए। अब जो दूसरा वाला लैप्स हुआ, क्योंकि बाहर मार्केट में 400 का ही मिल रहा है और हम 450 में यहाँ से क्यों कर दें, तो लैप्स कर जाएंगे। अब पे ऑफ कितना है, डिफरेंस होता है तो 50। अब प्रोबेबिलिटी 0.285 का है और इस हाई प्राइस होने का, और इसमें इतना का है, इसका तो 0 आ गया, तो 40.25 आ गया एक्सपेक्टेड पे ऑफ, 14.2 आ गया एक्सपेक्टेड पे ऑफ। अब ये जो एक्सपेक्टेड पे ऑफ है टी को मतलब लास्ट डेट पे है, एक्सपायरी डेट पे, इसको हमको टी इक्वल टू 0 पे आना पड़ेगा। तो एक्सपायरी डेट प्राइस इंटू ई का पावर माइनस आपका टी था, बताया था डिस्काउंटिंग पॉलिसी यूज़ करके। तो एक्सपायरी डेट का प्राइस निकाल कितना जो भी आया कैलकुलेशन किया, और आपका आ गया 30.97। ये होना चाहिए आपकी प्रीमियम या फिर ऑप्शन का प्राइस। नेक्स्ट एक और मेथड है, उसको हम लोग कहते हैं बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल। हम लोग पढ़ेंगे बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल। अब इसमें असम्पशन क्या है बाइनोमियल प्राइसिंग मॉडल में, दिस मॉडल एज्यूम रिस्क फ्री वर्ल्ड, मतलब इस वर्ल्ड में रिस्क है नहीं, रिस्क फ्री वर्ल्ड, एंड हेंस एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आएगा फ्रॉम एनी सोर्स इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जो भी आप रिटर्न कमाओगे, जो भी एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा वो रिस्क फ्री रिटर्न के इक्वल आएगा, जो कि वर्ल्ड ही रिस्क फ्री है। एज पर बाइनोमियल मॉडल देयर विल बी 2 मूवमेंट इन प्राइस, इसमें भी 2 मूवमेंट होगा अंडर ईच पीरियड, विच इज नोन है अपवर्ड मूवमेंट और डाउन, वहाँ हाई प्राइस लो प्राइस, इसको बहुत नाम दिया है अपवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट। अब देखिए upward and downward movement in the price remain same trial after trial, that means there is no risk in respect of share price under trial after trial। मतलब एक बार ऊपर गया नीचे गया, समझिए एक प्राइस है ऊपर या नीचे गया फिर ऊपर गया, अब उस समय भी ऊपर या नीचे जा सकता है, वैसा टाइप का है ट्रायल आफ्टर ट्रायल। फाइंड आउट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी फॉर अपवर्ड मूवमेंट एंड डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है अपवर्ड या मूवमेंट का। इसमें कैसे हाउ टू कैलकुलेट रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, अपवर्ड मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी होगा आर माइनस डी बाई यू माइनस डी, भूल जाओ तो क्या बोलते हैं, तो यू बोल रहा हूँ। आर इक्वल टू हो गया 1+r परसेंटेज, पीरियोडिक अगर हुआ तो 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट का परसेंटेज, तो समझ लिया 8% दिया हुआ है तो 1+8% 1.08 ऐसे हो गया, ये आर हो गया। फिर रिस्क फ्री इंटरेस्ट मतलब आर मतलब रिस्क फ्री इंटरेस्ट आ गया।
अब म्यू, इसको म्यू बोलना था, म्यू 40, म्यू हो गया आपका 1 प्लस परसेंटेज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट कितना, मतलब 5% से ऊपर गया तो 1 प्लस 0 पॉइंट, तो वैसे तो 1 प्लस 5% कर दीजिएगा, 1 प्लस 0.5, डी मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट। तो प्रोबेबिलिटी आपका निकल गया आर माइनस डी बाई म्यू माइनस डी, ये आर माइनस डी बाई म्यू माइनस डी, ये अपवर्ड का निकल जाता है, अपवर्ड का। अब डाउनवर्ड का आर टी एंड म्यू आर नॉट गिवन, अगर आर टी एंड म्यू नॉट गिवन डायरेक्टली देन निकालने का तरीका भी आर इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल आर बाई टी, टी इक्वल टू है 1 ट्रायल पीरियड, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा एक्सपोनेंशियल का वैल्यू अंडर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रूट टी, और डी आ जाएगा 1 बाई म्यू। तो ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ डाउनलोड हो जाता है 1 माइनस पी, मतलब जो भी आप निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड उसमें 1 माइनस कर तो ऐसे आएगा। क्वेश्चन 25 देखने से समझ में आएगा, तो क्वेश्चन 25 एक बार पढ़ लीजिए। और उसमें देखिए स्पॉट रेट है 50, अपवर्ड मूवमेंट है 10%, डाउनवर्ड है 5 और एक्सपीरी रिटर्न है 12। अब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपवर्ड मूवमेंट आर माइनस डी है म्यू माइनस डी, तो आ गया इसका 1.01, आर का वैल्यू निकल गया, आर का वैल्यू 1.01, 12% दिया हुआ है 12 महीने के लिए, तो एक महीने का कितना होगा 1%, 1 प्लस ये तो ये आपका नॉर्मल दिया रहता है, पर मंथ पर एनम में नहीं रहता है, म्यू का वैल्यू और टी का वैल्यू भी आ गया, प्रोबेबिलिटी मिल गया 0.40। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अपवर्ड अब डाउनवर्ड 1 माइनस 0.40 0.6 आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे प्रिपेयर अब बायोनोमियल ट्री प्रिपेयर करेंगे, तो रिलीव स्टॉक मूवमेंट ओवर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब देखिए स्टॉक प्राइस है 50, अब 10% से बढ़ सकता है तो 5% से कमाएगा, 10% से बढ़ा है 55 हो गया पहला महीना में, 5% से कमा 47.5 हो गया। अब वापस 55 पे है, अब 55 पे भी अब 10% से बढ़ सकता है, 5% से घट भी सकता है, वापस सेकेंड 10% से बढ़ा 60.5 हो गया, या फिर 5% से घट के 52.25 हो गया। अब 45.75 है, ये या तो 10% से बढ़ सकता है तो 5% से कम हो सकता है, ये 10% से बढ़ेगा तो इसी का बराबर आ जाएगा 52.25, 5% से कमा तो 45.1। अब पे ऑफ निकालना पड़ेगा कि पे ऑफ कितना है, ये जब फाइनल प्राइस पे, ये 3 फाइनल प्राइस पे पे ऑफ निकालते हैं, देखते हैं। तो थर्ड है कैलकुलेट पे ऑफ एट एक्सपायरी, एक्सपायरी डेट पे पे ऑफ क्या होगा, एक्सपायरी तो सेकेंड 2 मंथ का था, अब 2 मंथ पे ये 3 चीज़ हो सकता है, अब तीनों का पे ऑफ निकालेंगे। तो या तो स्पॉट प्राइस होगा आपका 60.5, 52.25 या 45.125, स्ट्राइक प्राइस आपको 50 दिया हुआ है, तो यहाँ पे ई होगा या एल होगा वो निकालेंगे। अब ये तो आपका पुट ऑप्शन था तो इसलिए ई कर दिया यहाँ पे, सॉरी आपका पुट ऑप्शन बोल रहा हूँ, आपका कॉल ऑप्शन था इसलिए ई किया, यहाँ बी किया, एल कर दिया। तो पे ऑफ माइनस करके इतना आया कितना आया, और इसका पे ऑफ ही नहीं आया जो लैप्स कर दिया, तो यहाँ पे ऑफ लिखा, पहला अगर इतना आया तो पे ऑफ कितना मिलता है, इतना आया तो पे ऑफ कितना मिलता है, और ये आया तो पे ऑफ कुछ मिलेगा 0 पे। अब स्टेप 4 पे वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालना है हैरियस नोट। अब नोट्स होगा 3 नोट निकालते हैं, उसमें वैल्यू निकालेंगे हम लोग ऑप्शन का। तो एक नोट हम ए नोट इसको मान लिए, बी नोट इसको, सी नोट इसको, क्योंकि ये तो एंडिंग पर, ये तो आपका एक्सपायरी डेट पे है, तो अब 3 नोट निकाल लिए, एक्सपायरी डेट को हटा के उसके पीछे वाले से नोट निकालना आता है, तो ए बी सी 3 नोट निकाल लिए। अब ये तीनों नोट में हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग, अब देखिए यहाँ पे तो पे ऑफ निकल गया, जैसे पहले बताया था पे ऑफ एक्सपायरी डेट पे निकला है, तो हम निकालना चाहेंगे अपना ये प्राइस ऑफ प्रीमियम, तो पीछे जाएंगे, पहले इतना पीछे आएंगे फिर इतना पीछे आएंगे, इसलिए नोट यहाँ पे बना, फिर यहाँ पहले बी सी का निकलेगा फिर ए का निकलेगा। तो अब वैल्यू ऑफ ऑप्शन ए नोट पे, सॉरी नोट बी पे क्या होगा, एट नोट बी पे क्या होगा, अब 10.5 का कितना पे ऑफ 10.5 है, उसका प्रोबेबिलिटी था 0.4 का, और 2.25 का था 0.06 का, डिवाइड बाई 1.01 आपका, डिवाइड बाई 1.01, जैसे आप अपना डिस्काउंटिंग निकालते हो वैसे टाइप का ये डिस्काउंटिंग, फिक्स फ्री रेट था 12%, तो एक महीना का निकाला 1.01, तो आ गया आपका 5.50। क्या आ गया आपका ऑप्शन का वैल्यू नोट पे, नोट बी पे, नोट सी पे निकल गया इतना आया। अब नोट ए पे निकालना है, अब नोट बी पे पे ऑफ समझ लीजिए इतना आया है, तो इसका 40% चांस है, क्योंकि नोट बी जो है वो 10% वाला बढ़ने वाला है, हाई पे, अब हायर अपवर्ड मूवमेंट का 40% की चांस था, तो 40%, और इसका 60% का चांस था, तो इतना है।
तो आपका लास्ट में 2.71 है, आपका ऑप्शन प्रीमियम का प्राइस आ गया। हेंस वैल्यू एट नोट ए दैट इज एट इक्वल टू इज नोन एज वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो आपका 2.71 है। अब सिचुएशन बी है वो है पुट ऑप्शन का। ये कॉल ऑप्शन है, पुट ऑप्शन का है। इस बार हम मान लेते हैं स्ट्राइक प्राइस 50 की जगह पे 55 है। तो देखिए यहाँ पे अब आपको जो डाउनलोड मूवमेंट का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे पहले आर माइनस टी बाई म्यू माइनस टी। आर आपका वही सेम निकल जाएगा आपको जो डाउनलोड, ये बात तो चेंज होगा नहीं, स्ट्राइक प्राइस और पुट ऑप्शन रहेगा। अब यहाँ पे स्टेप मूवमेंट का ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे 55 है। अच्छा यहाँ पे गलती कर दिया थोड़ा, अच्छा स्पॉट प्राइस होता नहीं है, तो स्पॉट प्राइस पे होता है 50%, तो 10% बढ़ेगा 55 आएगा, 5% बढ़ेगा इतना आएगा, फिर वापस 10% बढ़ेगा इतना आएगा, 5% बढ़ेगा इतना आएगा, जैसे पहले निकला था इतना इतना इतना, ये तीनों चांसेस हो सकता है आपका एक्सपायरी डेट पे आपका स्पॉट प्राइस का। तो स्पॉट प्राइस लिखा हुआ इतना, स्ट्राइक प्राइस इतना है। इस बार उल्टा सिचुएशन है, इस बार पुट का है, तो ये लैप्स होगा, ये और ये हो जाएगा। फिर पे ऑफ निकाल लिए, सबका पे ऑफ निकल गया इतना इतना इतना, प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा पे ऑफ का। अब ये तो कम वाला का था, ये जो पे ऑफ निकला है ये 5% घटने वाला का है। तो अब देखिए बी और सी का निकालना है। अगर हम बी का पहले निकालते हैं तो बी में जो है, बी में ये घटने वाला का था 2.70, तो बढ़ने वाला का तो 0 आया पे ऑफ, 0 × 4 और 2.70 घटने वाला का था इतना, डिवाइड बाई 1 माइनस 1.01 1 प्लस इंटरेस्ट रेट वाला जो होता है, तो ये आ गया डिस्काउंटिंग इतना है आपका नोट बी पे। नोट सी पे वैसे किए, नोट सी पे देखिए बढ़ने वाला है 40% चांस है, घटने वाला है 60%, 40% चांस इतना वाला का है, घटने 60% इतना वाला का है, निकाला डिवाइड बाई 1 + 0 1 इतना है आपका। अब नोट बी और सी का आ गया। अब देखिए नोट सी तो घटने वाला का है और बढ़ने वाला का बी में आ रहा था, तो नोट बी का जो था वो 40%, सी वाला का जो आया वो 60%, तो इतना आपका ऑप्शन का वैल्यू आ गया टी = 0। अब नेक्स्ट एक और है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन होता है, ये है ऑप्शन डेल्टा मेथड। जो 3 मेथड बता रहा था ना, उसमें थर्ड मेथड है ये ऑप्शन डेल्टा मेथड। इस बार पढ़िए सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा आता है। दिस मेथड प्रोवाइड परफेक्ट हेज सिचुएशन फॉर ऑप्शन सेलर या राइट, परफेक्ट हेज होगा। प्राइस फ्लक्चुएशन है एक्सपायरी डेट एक्सपायरी क्रिएट रिस्क फ्री टू सेलर, मतलब जो भी आपका प्राइस फ्लक्चुएशन होगा वो रिस्क फ्री हो जाता है सेलर के लिए। टू अवॉइड रिस्क सेलर मस्ट होल्ड अ पोर्टफोलियो। अब यह रिस्क हटाने के लिए सेलर के पास ऐसा पोर्टफोलियो होना चाहिए जिसमें वो ऑप्शन तो रखे, तो ऑप्शन वाला कर रहा ऑप्शन सेलर है तो ऑप्शन रखे और शेयर्स भी रखे इन सच अ मैनर सो डैट ऑप्शन सेलर कैन हेज हिमसेल्फ या हरसेल्फ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट प्राइस चेंजेस। मतलब जो भी आपका डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट रखें या जो भी ऑप्शन रखे तो आप शेयर्स भी रखिए उसके साथ एक पोर्टफोलियो में अपना, कि आप हेजिंग जो भी आप मतलब आप रिस्क फ्री हो पाए। फॉर रिस्कलेस हेज सेलर शुड क्रिएट पोर्टफोलियो इन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शन एंड शेयर का होना चाहिए। और रिस्कलेस हेज मीन्स ऑन मैच्योरिटी, जो भी रिस्कलेस हेज क्या है कि मैच्योरिटी में ऑन मैच्योरिटी एक्सपायरी डेट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आपका बदलेगा ही नहीं। वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑप्शन एंड शेयर एट बोथ प्राइस एट हाई एंड लोअर प्राइस रिमेन सेम, चाहे प्राइस बढ़े या कम हो सेम होना चाहिए वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो का। ऐसा आप हेज करिएगा, मतलब ऐसा आपका वैल्यूएशन पोर्टफोलियो होना चाहिए। अब है द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिस्कलेस पोर्टफोलियो इज नोन एज डेल्टा हेजिंग, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा हेजिंग। ऐसा रिस्कलेस पोर्टफोलियो जब कंस्ट्रक्ट करते हैं उसको डेल्टा हेजिंग बोलते हैं। पोर्टफोलियो में दो चीज़ें ऑप्शन या शेयर्स, इसको रिस्क कम करना है तो नो चेंज इन वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो वेन एवर प्राइस चेंजेस इन मार्केट। अगर समझ लो ऑप्शन का प्राइस कम हुआ तो शेयर्स का प्राइस बढ़ गया, ऐसा टाइप का पोर्टफोलियो हो तो आपका मतलब कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आपका पोर्टफोलियो रिमेन सेम रहा। अब वही है, अगर हाई हुआ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इक्वल टू लो वैल्यू, अगर हाई या लो दोनों में आपका वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे नेक्स्ट है डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन, मतलब डेल्टा का मीनिंग अब बता रहा है कि डेल्टा ऑफ एन ऑप्शन का मतलब होता है नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड बाय ऑप्शन सेलर। तो यहाँ पे आप बता रहा था ना ऑप्शन और शेयर का होना चाहिए, तो जो नंबर ऑफ शेयर आप होल्ड करते हो उसको क्या आता है डेल्टा, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ रिस्क फ्री हेज, जो इतना भी आप नंबर ऑफ शेयर करते हो। डेल्टा डिनोट किया जाता है एक ट्राइंगल से, नॉर्मल चीज़ है। डेल्टा रिप्रेजेंट करता है अमाउंट, डेल्टा रिप्रेजेंट अमाउंट द प्राइस ऑफ डेरिवेटिव विल चेंज व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन। कितना अमाउंट से आपका डेरिवेटिव का प्राइस चेंज होगा जब आपका अंडरलाइन का प्राइस चेंज हो, उसको भी डेल्टा रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि ओवरऑल आप शेयर तो ले रहे हो उसी के हेज करने के लिए ना, इसको
तो देखिए क्या था, डेल्टा या हेज रेशियो कैसे निकलेगा, तो चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जो भी आपका ऑप्शन का वैल्यू में चेंज आ रहा है, डिवाइड कर देंगे चेंज इन वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग शेयर्स। अब अंडर था तुम कोई भी शेयर तो थोड़ी लोगे, जो ऑप्शन ले रहे हो उसी का अंडरलाइंग शेयर ले रहे हो, तो इसलिए जो डेल्टा निकलता है वो होता है चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन डिवाइड बाई चेंज इन द प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर। ये मिल जाता है आपका डेल्टा निकल जाता है इससे, डेल्टा रेशियो। अब वेरिफिकेशन ऑफ डेल्टा, देखिए ये मतलब ये डेल्टा का वेरिफिकेशन करती है, फॉर्मूला जो आया है ये ऐसे क्यों है इसका निकालते हैं हम। ये वेरिफिकेशन निकालेंगे पहले, तो इसमें देखिए एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम जो आप डेल्टा शेयर मतलब बाई कर रहे हो एट t=0 पे, वो लेट एज्यूम वी मस्ट बाई, मतलब हम लोग को बाई करना ही है डेल्टा शेयर एट t=0। एज्यूम f एज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट t=0, जो भी मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन है उसको f मान लिए, ठीक, मतलब प्रीमियम अमाउंट। सो SO एट स्पॉट प्राइस, मतलब शेयर जो होगा, शेयर का वैल्यू एट स्पॉट प्राइस t=0, स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर। एज्यूम SO, अच्छा एज्यूम करना है SO जो ये वाला है, ये है स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर एट t=0। शेयर का स्पॉट प्राइस मिल गया, F है मेरा वैल्यू ऑफ ऑप्शन, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कितना आना चाहिए मेरा एट t=0। SO मतलब ये मेरा वैल्यू ऑफ स्पॉट प्राइस ऑफ शेयर था इनटू डेल्टा जो कि नंबर ऑफ शेयर है। अब इसमें माइनस कर दिए F, अब F माइनस क्योंकि देखिए प्रीमियम मिलेगा ऐसा ऑप्शन सेल किया, मतलब ये देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पे, जो भी हम क्या है यहाँ पे ऑप्शन सेलर के हिसाब से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऑप्शन सेलर ऑप्शन सेल करेगा, ऑप्शन सेल करता है तो उसको क्या मिलता है, प्रीमियम मिल जाता है। तो ये तो मेरा काइंड ऑफ आउटफ्लो हो गया कि हम शेयर खरीदे, शेयर कितना खरीदे और उसका वैल्यू कितना है, ये मेरा आउटफ्लो हो गया। उसमें से लेस कर दिए जो भी हमको इनफ्लो मिला पेमेंट का, तो इससे मेरा आउटफ्लो आगे निकल गया कि भाई मेरा पोर्टफोलियो में इतना टोटल लग गया। अब वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट t=, मतलब एक्सपायरी डेट पे वैल्यू क्या होगा, अगर हाई प्राइस हुआ तो डेल्टा SO, जब डेल्टा जो भी आपका नंबर ऑफ ये है इंटू SO कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल गया आपका शेयर्स का, इंटू म्यू मतलब हाई प्राइस का निकाल दिया, माइनस F म्यू। अब देखिए ये क्या है, ये तो आपका इनफ्लो हो गया, हाई प्राइस हुआ, समझ लिया हाई प्राइस हुआ, आप अपना बेच दिया, इनफ्लो ऐसे इतना बेच कर मिलेगा, इतना बेच दिया हम एक्सपायरी डेट पे शेयर, तो ये मेरा इनफ्लो हो गया। अब F म्यू हाई प्राइस क्या है, ऑप्शन था, ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया समझ लीजिए, तो आउटफ्लो हो गया, ऑप्शन एक्सरसाइज हो गया मतलब आपको देना पड़ जाएगा, तो खरीदना पड़ जाएगा, मेरा आउटफ्लो हुआ, तो ये हाई प्राइस में वापस लेस कर दी, ये इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर दी, तो ये एक्सपायरी डेट पे निकल गया। लो प्राइस में भी वैसे ही कर दिए, एक तो लो वाला खाली कर दिया, तो लो प्राइस में भी आपका निकल गया। यहाँ पे वही म्यू इक्वल टू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो वैल्यू एक्सपायरी डेट पे निकाल रही है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है ना ये आउटफ्लो माइनस इनफ्लो वाला चीज़ कर रहे हैं, जो आपका वैल्यू t=0 पे की, और फिर एक्सपायरी डेट पे टोटल हम इनफ्लो देखें, भाई मेरा इतना इनफ्लो हम बेच किए, इतना मेरा एक्सरसाइज हो गया था, चल गया, टोटल इनफ्लो इतना आया है। अब रिस्क लेक पोर्टफोलियो मीन्स होता है कि वैल्यू ऑफ आपका पोर्टफोलियो जो है वो हाई प्राइस हो या लो प्राइस हो, दोनों में सेम आना चाहिए, मतलब SO इंटू म्यू माइनस इतना इक्वल टू इतना माइनस FD इतना होना चाहिए, तो हमें बताया था रिस्क में। अब इसी को मैथमेटिकली थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे खाली, जैसे कि इसको इधर लेके आ गए, इस वाले को SO माइनस की इसको इधर लेके आ गए, ये डबल ब्रैकेट में है, फिर ये जो है ये इधर चल गया, तो F माइनस इतना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम डेल्टा कॉमन ले लिए, डेल्टा कॉमन हो गया तो SO मतलब स्पॉट रेट ऑफ शेयर प्राइस है इंटू म्यू माइनस SO इंटू D, ठीक, और इक्वल टू FU माइनस FD। अब डेल्टा इक्वल टू FU माइनस FD पर इतना आ गया। अब FU माइनस FD का क्या है, यह है आपका चेंज इन वैल्यू एट हाई प्राइस, वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट हाई प्राइस माइनस वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट लो प्राइस हो गया, डिवाइड बाई हाई प्राइस, ये तो शेयर का हाई प्राइस का वैल्यू हो गया, ये तो SO मतलब होता है क्या बोलते हैं स्पेयर का वैल्यू जो भी है, और म्यू भी आपका उतना ही हो गया, स्पॉट रेट का वैल्यू था, ये अभी का वैल्यू कितना परसेंट से बढ़ा उसका वैल्यू है, यहाँ म्यू मतलब वैल्यू नहीं है, म्यू मतलब परसेंटेज कितना बढ़ा उसका है, तो हाई प्राइस ऑफ शेयर माइनस लो प्राइस ऑफ शेयर आ गया, मतलब डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन बाई डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ प्राइस, इससे आ गया आपका डेल्टा का वैल्यू, यहाँ था चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑप्शन बाई चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग शेयर, तो इससे आता है म्यू का मतलब डेल्टा कैसे निकलता है, नंबर ऑफ शेयर जो है वो कैसे निकलेगा, वो आ गया।
हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे स्टेप्स टू बी फॉलोड अंडर डेल्टा हेजिंग। तो इसमें क्या है, पहले कैलकुलेट करेंगे डेल्टा वैल्यू, जो कि जैसे मैंने पहले निकाला डिफरेंस इन ऑप्शन वैल्यू डिवाइड बाई डिफरेंस इन शेयर वैल्यू प्राइस, उसको करके आपका डेल्टा निकल गया कितना नंबर ऑफ शेयर। फिर कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, रिस्कलेस पोर्टफोलियो जो भी होगा उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे एट एक्सपायरी डेट पे, डे ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एट बोथ प्राइस। दिस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इज ऑल्सो इसको हेज पोजीशन भी बोला जाता है। तो कैसे होता है देखिए, स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी डेट पे दो प्राइस हो सकता है, या तो हाई होगा या तो लो होगा। तो हाई और लो का कर दिए, वैल्यू ऑफ शेयर का रख दिए और वैल्यू ऑफ ऑप्शन का रख दिए, फिर वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कर दिए दोनों को, ये 4 मतलब 2 - 3 करके 2 - 3 किए तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आ गई। इससे मैंने यहाँ पे दिखाया था ना, वैल्यू ऑफ शेयर माइनस ये एक्सपायरी डेट, तो 2 - 3 करके वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो निकल गया। अब उसके बाद निकालना रहेगा कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब यहाँ पे देखिए याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में ये नहीं करेंगे कि वैल्यू ऑफ शेयर प्लस वैल्यू ऑफ ऑप्शन कर दिया, वैसा नहीं है। इसमें वैल्यू ऑफ शेयर से माइनस करना पड़ता है वैल्यू ऑफ ऑप्शन का, जैसे मैंने बताया था इनफ्लो आउटफ्लो वाला कॉन्सेप्ट। फिर नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट t = 0। अब ये तो t = 0 पे कैलकुलेट करना है, एक्सपायरी डेट पे, स्टार्टिंग डेट पे, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नंबर ऑफ आर्बिट्री प्राइसिंग, प्रिंसिपल ऑफ आर्बिट्री प्राइसिंग, नो आर्बिट्री प्राइसिंग। अब देखिए नो आर्बिट्री मीन्स क्या होता है कि वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो भी आपका एट t = 0 मतलब स्टार्टिंग में, इक्वल टू वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट t = 1 या फिर एक्सपायरी, मतलब दोनों में सेम हो, कोई बढ़े ही ना पोर्टफोलियो का, तो आपका स्टार्टिंग का और एंडिंग का दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो लिखेंगे बाई इक्वेटिंग बोथ वी कैन कंप्यूट वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट t = 0। अब देखिए मेरा तो यहाँ पे निकल गया था वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो जो एंड में दोनों का, अब उसी को इक्वलेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट t = 0, दैट इज़ अमाउंट, और जो निकलेगा t = 0 पे ऑप्शन का वैल्यू हो जाएगा ऑप्शन प्रीमियम, क्योंकि मैंने बताया था ऑप्शन प्रीमियम पहले पे करते हैं। फिर करेंगे वी कैन फॉलो ईदर ऑफ द फॉलोइंग 2 मेथड्स टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ ऑप्शन। अब 2 मेथड यूज़ कर सकते हैं वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालने के लिए, t = 0 का कंपाउंडिंग, इसमें पोर्टफोलियो का वैल्यू लिया मतलब शेयर माइनस f जो कि आपका ऑप्शन का था, और इंटू 1 + r कर दिया, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट t = एक्सपायरी आ गया। अब डिस्काउंटिंग में यही है, अब इसी को इधर कर दिया, डिस्काउंटिंग में वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपायरी बाई 1 + r, इससे आपका वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एक्सपायरी भी निकल जाता है, और फिर इक्वेट कर देंगे बस। फिर क्या यहाँ पे डेल्टा ऑफ कॉल ऑप्शन इज पॉजिटिव होगा, जो भी डेल्टा होगा वो कॉल ऑप्शन का पॉजिटिव होगा और पुट ऑप्शन का नेगेटिव होता है, याद रखिएगा। ये ऐसे भी है कि देखिए अगर कॉल ऑप्शन है तो हाँ, अगर कॉल, ये तो मेरा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ता है, शेयर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कॉल ऑप्शन है, कॉल ऑप्शन है मतलब हमको राइट टू, कॉल ऑप्शन मतलब क्या होता है, राइट टू परचेस, मतलब अगर सेलर को देखा जाए तो सेलर सेल करेगा कुछ, तो इसीलिए सेलर अगर सेल कर रहा है तो मेरे पास शेयर्स होना चाहिए। ऑप्शन अगर हम सेल कर रहे हैं तो शेयर्स होना चाहिए उसको, अगर हम ऑप्शन बेच रहे हैं तो मेरे पास शेयर होना चाहिए कि पोर्टफोलियो का वैल्यू सेम रहे, तो इसलिए पॉजिटिव में रहेगा पोर्टफोलियो मतलब डेल्टा। और उल्टा कर दिया पुट ऑप्शन में, पुट ऑप्शन में क्या होता है, राइट टू सेल, मतलब हम चीज़ें खरीदेंगे, तो अगर हम चीज़ें खरीद रहे हैं एज अ सेलर तो मेरा जो, फिर हम अगर सेम करने के लिए हम अपना शेयर को बेचेंगे, तो इसलिए डेल्टा ऑफ पुट ऑप्शन इज़ नेगेटिव। एक क्वेश्चन देखते हैं और सही समझ में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 128, तो ये क्वेश्चन पहले देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 128 जो कि पेज नंबर आएगा आपका 260 पे। अब देखिए वैल्यू पहले निकालने के लिए कह रहा है इन्वेस्टर वांट्स अ परफेक्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर्स एंड ऑप्शन का क्या होना चाहिए। तो देखिए या तो 350 आ सकता है, या तो 550 आता है, 350 आ सकता है, स्ट्राइक प्राइस दिया हुआ है 450। अब ये क्या है, कॉल ऑप्शन का है, मतलब कॉल ऑप्शन का है तो मतलब राइट टू बाई का है। तो अगर कॉल ऑप्शन है, बाई कर रहे हैं, अगर हम सस्ता में खरीद सकते हैं महंगा में, तब ये तो यूज़ हो जाएगा, इसलिए ये मार्केट में देखिए सस्ता में हो रहा है, यहाँ पे बाहर में प्राइस यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में महंगा, तो ये लैप्स कर जाएगा, तो पे ऑफ भी निकाल दिया। अब देखिए फिर अब डेल्टा निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर, डिफरेंस ऑप्शन वैल्यू, डिफरेंस इन प्राइस ऑफ शेयर। तो ऑप्शन वैल्यू का डिफरेंस देखिए 100 और 0 है, ऑप्शन वैल्यू निकल गया 100 - 0 डिवाइड बाई प्राइस ऑफ शेयर। प्राइस ऑफ शेयर कितना कितना डिफरेंस है, तो 550 या तो 350 होगा, वो डिवाइड कर लिए तो 0.5 का शेयर आ गया आपका, मतलब इतना शेयर खरीदेंगे। लिखा है वहाँ पे इन्वेस्टर मस्ट बाई 0.5 शेयर फॉर एवरी कॉल ऑप्शन,
हर कॉल ऑप्शन के लिए इतना शेयर निकालने के लिए कह रहा है। फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि एक्सप्लेन हाउ द इन्वेस्टर्स विल बी एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन रिगार्डलेस ऑफ द शेयर प्राइस। तो आइडेंटिकल पोजीशन होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ ये शेयर प्राइस का। तो देखिए वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो अगर हेज कर रहे हैं तो स्पॉट प्राइस लिख लिए यहाँ पे कितना कितना है, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ शेयर करेंगे तो वैल्यू ऑफ शेयर 0.5 शेयर खरीदना था और प्राइस है 550 का, ये वैल्यू ऑफ शेयर निकल गया। वैल्यू ऑफ ऑप्शन यहाँ पे 100 का है, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो दोनों का बराबर आ गया। देखिए यहाँ पे बढ़ा गया। तो ये नॉर्मल यहाँ पे काम किया। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ शेयर्स जो है 0.5 शेयर का वैल्यू यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे 350 हुआ, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आपका बराबर आ गया। कॉल ऑप्शन इतना, ये इतना, कॉल ऑप्शन तो यहाँ पे बताया था जैसे वैल्यू ऑफ शेयर से माइनस हो जाता है, तो माइनस हो गया 175 और ये तो इतना है। तो सेकंड वाला भी बन गया। हाउ मच द इन्वेस्टर शुड एबल टू मेंटेन आइडेंटिकल पोजीशन, ये भी हो गया। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है कि इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 5% है 3 महीना के लिए, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ऑप्शन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। देखिए रिस्क फ्री में क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो एट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एक्सपायरी डेट के भी बराबर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ शेयर इंटू बॉट इंटू स्पॉट प्राइस माइनस प्रीमियम या कॉल जो माइनस करते हैं इंटू 1 इंटू 5% है, तो 1 + 5% कर दिए 1.05 इक्वल टू होना चाहिए था 175 के जो वैल्यू ऑफ एक्सपायरी रेट की। यहाँ तो एक्सपायरी रेट का निकला था ना 175, तो 175 कर दिया। तो फिर यहाँ पे निकाले, यहाँ पे प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन, ये जो प्रीमियम कॉल ऑप्शन है ये है एट t = 0 पे, तो वही निकालने के लिए कह रहा है t = 0 पे प्रीमियम का क्या वैल्यू है, हाँ वैल्यू ऑफ द ऑप्शन का क्या वैल्यू है, तो प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन निकाल रहे हैं। तो नॉर्मल ये क्या है, प्रीमियम ऑफ कॉल ऑप्शन एट t = 0 आपका इतना आ गया 33.33। उसके बाद नेक्स्ट है, लास्ट है, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द फोर्थ ऑप्शन। एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है ऑप्शन का, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन एट एक्सपायरी में देखते पहले। तो देखिए 70% चांस है बढ़ने का, तो बढ़ेगा तो 100 रुपये का, तो ये है पे ऑफ है यहाँ पे, तो 100 × 0.7, और घटने का तो पे ऑफ तो कुछ नहीं है, और उसका घटने का चांस है 0.30। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 70 का, इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में किया 33.33 का, जो t = 0 पे प्रीमियम को ला गया उतना पे करना पड़ा था हमको। तो इससे रिटर्न कितना आएगा, 70 में से माइनस कर दिया इतना, वो तो मेरा एक्चुअल रिटर्न आ गया, डिवाइड बाई 33.33 × 100, मतलब 110.02 का रिटर्न है। बस इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ ऑप्शंस ख़त्म होता है। हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्वैप।